हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विद पूजा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने जो है शिरा विन्यास और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। समानांतर शिरा विन्यास हो गया, जालिका रूपी शिरा विन्यास, आरोही लता, विसर्पी लता और साथ ही साथ हमने झकड़ादार जड़ें, मूसला जड़ें, इन सभी के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। तो आज हम इन सभी के बीच में संबंध ढूंढने वाले हैं और उन संबंधों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 2.7 आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। आपने विद्यालय की नर्सरी, पौधाघर अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौधों की एकत्रित करना है। अभी क्या करना है, अपने आसपास नर्सरी में जाना है और उस नर्सरी से 5 प्रकार के भिन्न 5 प्रकार के हमें पौधों को एकत्रित करना है। उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएंगे और उस पौधों को क्या करेंगे, हमें अपने विद्यालय में उसको लगाना है। और ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन ग्रास हो सकते हैं, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। इस प्रकार के आपको पौधे देखने को मिल सकते हैं। इन पौधों को आपको क्या करना है, वहाँ पे लगाना है। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ें और पत्तियों के शिराविन्यास का आपको अवलोकन करना है। अब जब आप वहाँ से नर्सरी से आप पौधे लेकर आएंगे तो उन पौधों का आपको क्या करना है, उनकी जड़ों को ध्यान से देखना है, उसका अवलोकन करना है कि ये मूसला जड़ है या फिर झकड़ा जड़ें हैं। और उनकी पत्तियों का अरेंजमेंट देखना है, उनकी जो पत्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या वो समानांतर शिराविन्यास वाली हैं या फिर जालिका रूपी शिराविन्यास। इन सभी का आपको क्या करना है, अवलोकन करना है ध्यानपूर्वक। चलिए यहाँ पर हम तालिका में देख लेते हैं। पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार, हमें क्या देखना है, पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं। पौधों के नाम लिखे हुए हैं, पत्तियों के शिराविन्यास का प्रकार लिखा हुआ है कि वो जालिका रूपी है या फिर समानांतर है। जड़ों के प्रकार, अब जड़ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है झकड़ादार, जिसे हम रेशेदार जड़ भी बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा मूसला जड़। तो इन सभी के बारे में हमें ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए देखते हैं। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास एक पौधे का नाम है। अब हमें देखना है कि उनकी पत्तियों में जो है शिराविन्यास किस प्रकार का होता है। तो लेमन ग्रास एक घास है, तो इनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है। समानांतर शिराविन्यास आपको पता ही होगा कि जैसे अगर हम यहाँ एक पत्ती बना देते हैं तो इन पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास क्या होते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, पतली पतली रेखाएं, वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलली बराबर चलती हैं। इसको हम समानांतर शिराविन्यास बोलते हैं। ये क्या है, समानांतर शिराविन्यास, जो कि आपने केले के पत्तियों में देखा था कि वहाँ पे भी समानांतर शिराविन्यास होती है। और झकड़ा रेशे, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जो ऐसी पत्तियाँ, ऐसे पौधे होंगे जिनकी पत्तियाँ समानांतर शिराविन्यास दिखाती होंगी, उनकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, उनकी जो जड़ें होंगी वो झकड़ा यानी कि रेशेदार जड़ें होंगी। अब झकड़ा जड़ें कैसी होती हैं, देखिए ये जो है तना का आधार होता है, यहाँ से तने निकलती हैं, तना का आधार। तो तने के आधार से आपको क्या है, पतली पतली एक ही जगह से भिन्न प्रकार के आपको क्या करने के देखने को मिलेंगी, भिन्न पतली पतली आपको जड़ें देखने को मिलेंगी। इस प्रकार की जड़ों को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रकार की जड़ों को हम झकड़ा जड़ें बोल देते हैं। ये है हमारा झकड़ा जड़ें। तो आपको सबसे पहले अब ये देखना है कि अगर आप किसी भी पौधे की पत्तियों को देख लेते हैं, उनकी पत्तियों का शिराविन्यास को देख लेते हैं कि वो समानांतर शिराविन्यास है या फिर वो जालिका रूपी। अगर वो समानांतर शिराविन्यास वाली पत्तियां हैं तो आप समझ जाइए कि उनकी जो जड़ें होंगी वो किस प्रकार की होंगी। तो उनकी जो जड़ें होंगी वो झकड़ादार जड़ें होंगी यानी कि रेशेदार जड़ें होंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको रेशेदार जड़ें देखने को मिल रही है, ये झकड़ा जड़ें होती हैं जो कि तनों के आधार से निकलती हैं। सारी जड़ें उनके आधार से ही निकलती हैं, पतली पतली आपको जड़ें देखने को मिलेंगी। ये होती हैं झकड़ादार जड़ें, ठीक है ना। चलिए अब गेहूँ में किस प्रकार का होता है, तो गेहूँ की जो जड़ें होती हैं वो भी कैसी होती हैं, झकड़ादार जड़ें होती हैं। क्यों, क्योंकि उनमें भी समानांतर शिराविन्यास होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्रकार के पौधों की जड़ों के बारे में, उन जड़ों को बिना देखे आप बता सकते हैं कि वो झकड़ा जड़ें हैं या फिर मूसला जड़ें हैं। कैसे बताओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पौधों को देखना है और उस पौधे की पत्ती को ध्यान से देखना है, उस पत्ती का शिराविन्यास कैसा है। अगर आपको उस पत्ती का शिराविन्यास इस तरीके से समानांतर रूप में देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइए कि उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी होंगी, वो रेशेदार यानी कि झकड़ा जड़ें होंगी। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आम,
अब आम का जो पौधा होता है उनमें क्या होती है, जालिका रूपी। अब जालिका रूपी शिरा विन्यास कैसे होते हैं, अगर हम आम की पत्ती को देखें तो इस तरह का, अगर हम आम की पत्ती को बना देते हैं तो आप देखेंगे आम की जो पत्तियां होती हैं उनमें इस तरह का जो है रेखाओं का एक जाल होता है जो कि आपस में एक दूसरे से फैली होती है, इस तरह से होती है। तो वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कटी होती है, क्रॉस करती रहती है। इस तरह की जो है शिरा विन्यास, ये जो शिरा विन्यास आपको देखने को मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो शिरा विन्यास है इसको हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कह देते हैं। तो अब जालिका रूपी शिरा विन्यास आपको जिस भी पौधे की पत्तियों में देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा उसकी जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होंगी, उनकी जड़ें मूसलाधार होंगी। और मूसलाधार जड़ें क्या होती हैं, एक मेन मोटी जड़ होती है, क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है जो कि मोटी होती है और उसके पास व साइड से पतली पतली ऐसी जड़ें निकलती हैं जिसे हम प्राइमरी जड़ें, सेकेंडरी जड़ें यानी कि प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ ऐसे बोलते हैं। तो आपने देख लिया ये होती है मूसला जड़ें। मूसला जड़ क्या होती हैं, तने के आधार से एक मोटी जड़ें निकलती हैं और एक लंबी और मोटी जड़ें निकलती हैं और साथ ही इसके पार्श्व से पतली पतली रेसे जैसी शाखाएं निकलती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें बोलते हैं। ये होती है मूसला जड़ें। तो आपको क्या करना है, आपको ये संबंध देखने को मिल गया कि अगर किसी भी पौधे की जो पत्तियां हैं अगर उनमें आपको जालिका रूपी शिरा विन्यास देखने को मिल गया तो आप उसके जड़ों को बिना देखे आप बता सकते हैं कि उसमें मूसला जड़ होंगी। कौन सी जड़ होंगी, मूसला जड़ें होंगी। धान, आपने देखा है धान, तो धान क्या होता है, धान एक पौधा होता है जिनकी पत्तियां समानांतर होती हैं। अब पत्तियां समानांतर है इसका मतलब क्या है कि उनकी जड़ें कैसी होंगी, झकड़ा और रेशेदार जड़ें होंगी। चना, चना क्या होता है, जो चने की पत्तियां होती है वो जालिका रूपी होती है, इसीलिए उनका जो जड़ होता है वो मूसला जड़ें होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पत्तियों के अरेंजमेंट को देखकर आप जड़ों के प्रकारों का आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसके बारे में हमने संबंध को समझ लिया। क्या आपको इन पौधों के पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? तो जी बिल्कुल, हमें अब संबंध दिखाई देता है और उन संबंधों के बारे में हमने सदाबहार पौधों के मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो आपको एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई, इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। सदाबहार पौधों के जो सदाबहार पौधे होते हैं उनकी जड़ें किस प्रकार की होती है, मूसला जड़ें होती हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे पौधे जिनमें मूसला जड़ें होती है तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, जालिका रूपी पत्तियां होती हैं, उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिरा विन्यास के वाले पौधों में भी मूसला जड़ें हो सकती हैं। अब हमें क्या जानना है, अब हमें ये जानने की कोशिश करना है कि क्या जितने भी ऐसी पत्तियां होंगी जो जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली होती हैं क्या उनके जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें होती हैं या नहीं, ये देखना है। तो अभी मैंने आपको कुछ उदाहरण देकर बता दिया है तो आप इन संबंधों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो लेमन ग्रास होता है, लेमन ग्रास क्या होता है, लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें होती हैं। तो उनमें अगर झकड़ा जड़ें होती हैं तो उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, समानांतर शिरा विन्यास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। किस प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है, समानांतर शिरा विन्यास आपको देखने को मिल जाता है। क्या आप अन्य पौधे जैसे समानांतर शिरा विन्यास वाले होते हैं उनमें भी झकड़ा जड़ें होती है। अब हमें ये देखना है कि क्या जितने प्रकार के ऐसे पत्ते होंगे जिनमें समानांतर शिरा विन्यास होती है क्या उसमें आपको झकड़ा जड़ें देखने को मिलेंगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको झकड़ा जड़ें देखने को मिलेंगी। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा कि जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसमें आपको मूसला जड़ें देखने को मिल जाएंगी, जबकि जिनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है उसमें आपको झकड़ा जड़ें देखने को मिलेंगी। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, इस लाइन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में आने वाला है। चने का पौधा मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक उदाहरण है। अब आपको अगर उदाहरण पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि जो चने का पौधा होता है उसमें उनकी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ें। अगर मूसला जड़ है इसका मतलब पत्तियों में जो है वो
विन्यास किस प्रकार का होगा, तो जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा, ये तो आपको पता ही है। अब गेहूं का पौधा, अब हमें क्या देखना है, गेहूं का पौधा झकड़ा जड़े और पत्तियों में भी कैसा होता है, समानांतर शिरा विन्यास, क्योंकि आपको पता है जो गेहूं का पौधा है उसमें जड़ें कैसी हैं, झकड़ा जड़े, तो जहाँ जड़ें झकड़ा जड़े होंगी यानी कि रेशेदार जड़ें होंगी, वहाँ पर आपको पत्तियों में कौन सा शिरा विन्यास देखने को मिलेगा, समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किसी भी पौधों के बीज और जड़ों के प्रकार और पत्तियों के शिरा विन्यास में परस्पर कोई संबंध है, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों के बारे में एक संबंध की खोज करना है। क्या कुछ ऐसे बीज हो सकते हैं जिनकी जड़ें भिन्न प्रकार की जड़ों में जड़ें हो गई और उनकी पत्तियों का शिरा विन्यास, इनमें आपस में कोई संबंध हो, तो इस संबंध को हमें पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या है, आगे पढ़ाई करनी होगी, इसको अध्ययन करना होगा, तब हम इन चीज़ों के बारे में क्या है, इन संबंधों को हम भी पता लगा सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बीज पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रियाकलाप 2.8, आइए तुलना करें। चने और मक्के के कुछ बीजों को 2 या 3 दिनों के लिए पानी में भिगोएं। अब हमें क्या करना है, चने और मक्के के बीजों को 2 से 3 दिनों के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचनाओं को देखिए। अब जो चने होते हैं उनके बीज के आवरण को हमें हटाना है, जो ऊपर पतली सी पन्नी होती है, जब आप भिगाओगे तो क्या है, झिल्ली टाइप की निकलती है ना चनों से, तो उसको हमें हटाकर देखना है। अब उनकी संरचना कैसे दिख रही है, इसको देखना है। अब चने और मक्के के बीज की संरचना का हमें क्या है, अवलोकन करना है, क्या वे समान अथवा भिन्न हैं। चने के भी और मक्के के भी दोनों को देखेंगे तो क्या उसमें समानता नज़र आ रही है और क्या भिन्नताएं नज़र आ रही है, उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। अभी देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये बीज पत्र होते हैं। अब बीज पत्र होते क्या है, तो सरल भाषा में अगर समझाया जाए आपको, तो बीज पत्र जो है, बीज का पहला पत्ता ही बीज पत्र कहलाता है। क्या होता है, बीज का पहला पत्ता, यहाँ पर लिख देती हूँ, बीज का पहला पत्ता ही बीज पत्र कहलाता है। बीज पत्र कहलाता है। और अगर आप इसका प्रॉपर परिभाषा देखना चाहते हैं तो बीज पत्र जो है, बीज के अंदर मौजूद वह भाग होता है जो अंकुरण के समय छोटे पौधों को भोजन प्रदान करता है। क्या होता है, जो अंकुरण के समय जो हमारे छोटे पत्ते पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, ये भोजन प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जो बीज होते हैं वो बीज पत्र क्या होते हैं, बीज पत्र क्या होते हैं, बीज का पहला पत्ता ही बीज पत्र होता है, आपको पता है। तो जो बीज पत्र होते हैं ना, वो बीज के अंदर यानी कि भीतरी आवरण में 2 भाग होते हैं। किसने, उसको आवरण के अंदर 2 भागों में वो विभक्त होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक भाग को बीज पत्र कह देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस चित्र में देखने को मिल रहा है, ये एक क्या है, बीज पत्र है। तो यहाँ पर ये एक बीज पत्र है और ये एक बीज पत्र है। तो आपको इसमें कितने बीज पत्र देखने को मिल रहे हैं, आपको इसमें 2 बीज पत्र देखने को मिल रहे हैं। ये चने का है, ये चने को हमने भिगो कर रखा था, ऊपर से छिलका हटाया तो उसके अंदर वाले भाग में हमें क्या दिखाई दिया, 2 बीज पत्र दिखाई दिए। बीज पत्र क्या होता है, बेसिकली यहाँ से देखो पत्ते निकलते हैं, पहला पत्ता यहीं से निकलता है, इसीलिए हम इसको बीज पत्र कह देते हैं, ठीक है ना। अब एक वाले अगर सिर्फ एक ही बीज पत्र हो तो हम क्या बोलेंगे, एक बीज पत्री पत्र बोल देंगे। अगर ये दो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 बीज पत्र, यहाँ पर ये पहला बीज पत्र हो गया और ये पहला, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2 बीज पत्र हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर द्विबीजपत्री बीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द्विबीजपत्रीय बीज। तो द्विबीजपत्री क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बीज पत्र है, ये तो एक पहला बीज पत्र और ये हो गया हमारा दूसरा बीज पत्र, इसीलिए हमने यहाँ पर द्विबीजपत्री बीज लिखा है, जो कि चना। तो आपको पता होना चाहिए चना क्या है, द्विबीजपत्री बीज का एक उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मक्का। ये क्या है, मक्के का हमने दोनों को भिगो कर रखा था, तब हमने देखा कि मक्का जो है वो एक बीजपत्री बीज है। क्यों, क्योंकि उनमें सिर्फ एक बीज पत्र हैं, उसमें क्या है, सिर्फ एक बीज पत्र। यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक बीज पत्र बीज। तो समझ में आ गया होगा आपको
कि बीजपत्र क्या होते हैं, जो है ये जो हमारे चना हो गया या मक्का, इसको हम भिगोते हैं रात भर। भिगोने के बाद अब इसमें से ऊपर से एक आवरण निकलता है, इसके अंदर ये आवरण के अंदर दो भागों में जब ये विभक्त हो जाते हैं तो एक भाग को बीजपत्र और दूसरे भाग को भी बीजपत्र। और कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनमें सिर्फ एक बीजपत्र होते हैं, जैसे कि मक्के, इसको भिगोने के बाद भी इसमें आपको दो बीजपत्र विभक्त होते हुए दिखाई नहीं देंगे, ये सिर्फ एक ही रहता है, इसलिए हम एक बीजपत्र बोल देते हैं। और एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र के बारे में अब हम ध्यान से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि प्रत्येक भाग को हम क्या कह देते हैं, बीजपत्र। जिन पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडोन्स या डाइकोट कहा जाता है। समझ गए ना। अब क्या होता है, जिन भी पौधों में आपको दो बीजपत्र देखने को मिलेंगे उसको हम द्विबीजपत्रीय या फिर डाइकोटिलिडोन्स या डाइकोट प्लांट कह देते हैं, यानी कि पौधा। ठीक है। अब मक्का के बीज में क्या होता है, एक पतला बीजपत्र होता है। जो मक्का है उसमें एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्रीय यानी कि मोनोकोटिलिडोन्स या मोनोकॉट कहा जाता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाया जाए कि द्विबीजपत्री क्या होता है, तो ऐसे बीज जिनमें आपको क्या है, दो बीजपत्र देखने को मिले उसको हम द्विबीजपत्रीय या डाइकोटिलिडोन्स या डाइकोट प्लांट कह देते हैं। ठीक है। अब एक बीजपत्रीय बीज किसको बोलते हैं, तो एक सरल भाषा में समझिए, ऐसे बीज जिनमें एक ही बीजपत्र होता है, जिसमें एक पतला बीजपत्र होता है, ऐसे बीज वाले पौधों को हम केवल एक बीजपत्री बोल देते हैं। और साथ ही साथ उसे हम मोनोकोटिलिडोन, जो कि इंग्लिश में इसको मोनोकोटिलिडोन्स या फिर मोनोकॉट कह देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है, इसको हमें किन किन चीज़ों के बारे में संबंध निकालना है। अब हमें संबंध निकालना है, आपको पता है किन किन चीज़ों को। सबसे पहले हमें शिरा विन्यास, क्या है, शिरा विन्यास हो गया। और साथ ही साथ क्या था, शिरा विन्यास के बाद जड़ तंत्र हो गया। अब जड़ तंत्र के बाद आपने देखा था बीजपत्र, क्या है, बीजपत्र। तो इन तीनों में आपस में क्या संबंध हो सकते हैं, इसको हमें अभी समझना है इसमें। तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। ये देखो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, द्विबीजपत्री बीज यानी कि द्विबीजपत्री बीज के बारे में अगर हम देखते हैं तो आपने देखा है कि द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं उसमें आपको क्या है, कितने द्विबीजपत्र देखने को मिलते हैं, दो द्विबीजपत्र में देखने को आपको मिल जाते हैं। अब इनकी जो पत्तियां होती हैं, अब क्योंकि ये बीज है, बीज को जब आप उगाते हो तो इससे क्या बन जाती है, ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, इनमें एक पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो बीज को आप जब उगाते हो, इसमें अंकुरण होता है, तो उगाने के बाद आप इनकी जड़ें निकलती हैं और इसमें पत्तियां निकलती हैं। तो इन जो द्विबीजपत्री बीज होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी क्या होती है, पत्तियां, इनमें जो पत्तियां होती है वो क्या होती हैं, इनकी पत्तियां जालिकावत शिराविन्यास होती है। इनमें कैसा शिराविन्यास होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास, यानी कि एक जाल की तरह फैला रहता है, ये होता है जालिकावत शिराविन्यास। अब जालिका रूपी शिराविन्यास होती है तो आपको ये तो पता है कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जालिका रूपी शिराविन्यास होती है, उनकी जड़ें कैसी होती हैं, उनमें जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें होती है। और मूसला जड़ें कैसी होती है, एक मुख्य जड़ होती है और क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है जो कि तने के आधार से निकलती है और साइड साइड से पतली पतली और क्या निकलती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। तो ये होती है मूसला जड़ें। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको एक सबसे पहले पौधा देखना है, आपको एक पौधा देखना है, किसी भी टाइप का वो पौधा हो सकता है। तो उस पौधे को सबसे पहले आप उसकी पत्तियों को देखेंगे, पत्तियों को अरेंजमेंट को, शिराविन्यास को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर उन पत्तियों में आपको शिराविन्यास जो है जालिका रूपी देखने को मिल गया, जाल की तरह देखने को मिल गया, तो आप ये समझ जाएंगे कि उसकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, मूसला जड़ें होंगी। अब जड़ें मूसला हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीज। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जड़ें मूसला है, शिराविन्यास जो है जालिका रूपी है, तो उनकी जो जड़ें, उनकी जो बीजपत्र है वो भी कैसे होंगे, द्विबीजपत्रीय होंगे। कैसे होंगे, द्विबीजपत्री। जैसे कि चना, तो आपने देखा है कि जो चना होता है, चना की जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें होती है, चना की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, जालिका रूपी शिराविन्यास होती है, और चना क्या होता है, द्विबीजपत्री पत्र होता है। अब इसी तरीके से इन तीनों में हमने संबंध निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री जो पत्र होंगे
एक बीजपत्री बीज, अब हमें किसको देखना है, एक बीजपत्रीय बीज, जैसे कि मक्का में केवल एक ही बीज आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको हम एक बीजपत्रीय मक्के को बारे में अगर देखें तो चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, बीज को आप देखेंगे। अगर वो बीज कैसा है, एक बीजपत्री है जिसमें बीजपत्र कितने हैं, केवल और केवल एक ही बीजपत्र है, तो आप ये समझ जाएंगे कि उनकी जो जड़ें होंगी, ऐसे जो बीज होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं, झकड़ा जड़ें, जो कि तने के आधार से, जितनी भी जड़ें होती हैं वो तने के आधार से ऐसे पतली पतली जड़ें निकलती हैं, तने के आधार से ऐसे पतली पतली जड़ें निकलती हैं, इसको हम झकड़ा जड़ें बोल देती हैं। और इनमें जो पत्तियों का सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है, इनमें जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो सिरा विन्यास होता है वो भी कैसा होता है, समानांतर होता है, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो पतली पतली लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे के साथ समानांतर चलती हैं। तो आप ये समझ गए इनमें अब क्या संबंध है, एक बीजपत्री बीज होगा तो आप सबसे पहले उसकी जड़ें कैसी होंगी, झकड़ा जड़ें होंगी, उनमें सिरा विन्यास कैसा होगा, समानांतर सिरा विन्यास। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब। हाँ, अब हम यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों के बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं। तो जो भी संबंध होता है इनके बारे में अभी हमने अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए अपने बुक में। जबकि एक बीजपत्री पौधे में समानांतर शिरा विन्यास और झकड़ा जड़ें होती है, यही अभी आपको मैंने चित्र के माध्यम से समझा दिया है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अपनी किताब में इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा होगा। आइए अब जंतुओं के समूह में क्या करते हैं, उनके विषय में समझते हैं कि ग्रुप कैसे बनाएंगे। अभी आपने देखा है कि हमने किसके बारे में समूह बना लिया, हमने जो है पेड़ पौधों के बारे में और उन्हें किस तरीके से हम समूह में बांट सकते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है, गहराई से। अब हम चलते हैं जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हम जंतुओं की समूह किस प्रकार से बना सकते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। पौधों की भांति जंतुएं भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। आपको पता है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु आपने अपने आसपास में देखा ही होगा, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु अपने अपने आसपास देखे हैं, जो कि क्या है, उनकी शेप, साइज सब भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के आपने अपने आसपास जंतुओं तो देख लिया, अब हम इनके समूह कैसे बनाएं, इनको भी तो समूह बनाना पड़ेगा। तो इनके समूह कैसे बनाएंगे इसको आगे देख लेते हैं। आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग करके हम इनका समूह बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो हम ऐसे भी समूह बना सकते हैं कि ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, ऐसे जानवर होंगे जो कि पालतू होंगे तो उनका हम अलग से समूह बना सकते हैं। या फिर ऐसे जीव जंतु जिनमें क्या है, जो हरे घास खाते हैं, जो हरे घास खाने वाले होते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां खाने वाली होती है, इनका हम एक अलग समूह बना सकते हैं। फिर ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, उनका हम एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से भी हम भिन्न भिन्न जंतुओं का समूह बना सकते हैं। और वो किस तरह से चलते हैं, उनके चलने के आधार पर भी हम क्या है, ग्रुप बना सकते हैं। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। इनमें से कुछ अन्य विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि पहले इस शुरुआत में ही हमने कुछ समूह बनाने के लिए जंतुओं और पौधों के कुछ विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आइए पता लगाए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिल रहा है, एक तालाब है और ये घास का एक मैदान टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को, यहाँ पे मछली देखने को मिल रही है, ये हो गया मेंढक, बतख, ये क्या है, ये आपका हो गया है
क्या है, कछुआ हो गया, खरगोश हो गया, ये केचुआ है, ये मच्छर की तरह दिख रहे हैं, ये यहाँ पर तितली है, गाय है, पक्षी है, ये भिन्न यहाँ पर सर्प हैं। तो इन सभी को आप देखिए। अब इसमें आप इन जीव जंतुओं को आप किस तरीके से इनका ग्रुप बना सकते हैं, तो हम विचार कर सकते हैं। देखिए, पहला तो हमारे दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि हम एक ऐसे जीव जंतु का ग्रुप बना सकते हैं जो कि क्या है, जो पानी में रहते हैं। तो जल में रहने वाले जीवों का हम अलग ग्रुप बना देंगे, तो जिसमें मछली, बतख और मेंढक ये भी आ जाएंगे। फिर हम ऐसे जीव जंतुओं का ग्रुप बना सकते हैं जो कि क्या है, जो कि उड़ते हैं, जो कि आकाश में उड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे में हम पक्षियों का ग्रुप बना सकते हैं और तितलियों का भी एक ग्रुप बना सकते हैं जो कि उड़ते हैं। अब हम ऐसे समूह भी बना सकते हैं जो कि क्या करते हैं, घास खाते हैं। तो यहाँ पे गाय देखा है, खरगोश है, ये सब क्या करते हैं, घास खाते हैं। फिर हम ऐसे जंतुओं का भी ग्रुप बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर केचुआ जो कि रेंग कर चलते हैं। ये क्या है, ये चलते हैं, तो क्या है, रेंग कर चलते हैं ना, तो ये हो गए। और यहाँ पर ये भी है, ये भी रेंग कर चलते हैं। साथ साथ सर्प भी क्या करते हैं, रेंग कर ही चलते हैं। तो इनका हम ग्रुप बना सकते हैं। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भी हम ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से हम भिन्न भिन्न तरीके हमारे पास आ गए हैं कि हम किस तरीके से उनका समूह बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गतिविधि को अंकित किया था। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतुएं किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है कि इनमें गति किस प्रकार से होती है। ठीक है ना। चित्र में अनेक जीव जंतु को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जीव जंतुओं को भी इसमें जोड़ सकते हैं। विविध प्रकार के जीव जंतु पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का भी प्रयास कर सकते हैं कि जंतुओं द्वारा गति में शरीर के लिए किस अंग का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर तितलियाँ उड़ती हैं तो अपने पंखों का उपयोग करती हैं उड़ने के लिए। यहाँ पक्षी भी अपने पंखों का उपयोग करती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो गाय है, गाय अपने पैर का उपयोग करती है चलने के लिए। साथ ही साथ खरगोश भी अपने पैरों का इस्तेमाल करती है चलने के लिए। केचुए अपने पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का इस्तेमाल करती है रेंगने के लिए। साथ ही साथ सांप भी अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है रेंगने के लिए। मछलियाँ जो है अपनी धारा रेखित शरीर का इस्तेमाल करती हैं, अपने फिन्स का इस्तेमाल करती हैं तैरने के लिए। इसी तरह से मेंढक भी हो गए, वो भी अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। और वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन सब का हम एक समूह बना सकते हैं। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करिए। इन जंतुओं की गति करने के तरीकों को देखिए और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम भी आपको बताने पड़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जंतुओं के नाम लिखने हैं, वो किस प्रकार से गति करते हैं उसका, और शरीर के लिए प्रयुक्त कौन से अंग है, किस अंग का यूज करके वो गति करते हैं। चलिए चींटी, तो आपने देखा है चींटी क्या करती है, चींटी जो है उड़ना और रेंगना वो दोनों काम कर सकती है। चींटी उड़ती भी है और रेंगती भी है। ठीक है। चींटियाँ रेंगती कैसे हैं, अपने शरीर का कौन सा भाग यूज़ करती है, अपने शरीर का टांग यूज़ करती है रेंगने के लिए। उसी प्रकार बकरी, तो बकरी भी एक जीव है, जंतु है, जो कि क्या करता है, चलता है और कूदता है। जो चलता है और कूदता है और अपने टांगों का यूज़ करता है, शरीर के कौन से भाग का यूज़ करता है, टांग का। इसी तरह कबूतर है, कबूतर चलता भी है और उड़ता भी है और वो अपने पैरों और पंखों का यूज़ करता है। किसका उपयोग करता है, पैर और पंखों का उपयोग करता है। इसी तरह मक्खी है, तो मक्खी क्या करती है, चलती भी है और उड़ती भी है, और वो भी अपने चलने के लिए तो पैर का यूज़ करती है और उड़ने के लिए पंख का उपयोग करती है। मछलियाँ, जो मछलियाँ हैं वो क्या करती हैं, गति का प्रकार क्या है, उसमें तैरती हैं। वो क्या करती हैं, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। कौन से अंग का यूज़ करती हैं, अपने पंखों का यूज़ करके वो तैरती हैं। सांप हो गया, अन्य लिखा था तो अन्य में हमने यहाँ पर सांप लिख दिया है। तो सांप क्या करता है, सांप रेंगता है, पूरा शरीर का उपयोग करता है वो। गाय हो गई, गाय को देखा था आपने अभी, वो चलती है और दौड़ती भी है, साथ साथ वो अपने टांगों का तो यूज़ करती है चलने के लिए। शेर भी क्या करते हैं, चलता है, दौड़ता है, कूदता है। वो किस भाग का यूज़ करता है, अपने शरीर का, टांग का यूज़ करता है। तो इन सभी के बाद इस तालिका को आप अपने किताब में अच्छे से भर लीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति क्या होती है, अलग अलग प्रकार की गति होती है। अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं, उनमें चलने का तरीका, उनमें गति का प्रकार भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ जंतु होते हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कि दौड़ सकते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो रेंग सकते हैं, जो चल सकते हैं, कुछ होते हैं जो कूद सकते हैं, फाद सकते हैं, जैसे कि बंदर होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में क्या करते हैं, वो छलांग लगाते हैं, कूदते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का तो उपयोग करते ही हैं, और इनके पास पंख हो गए, पैर हैं, दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। तो ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपनी किताब में इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और शरीर के गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को तो हमने पहचान लिया। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूह में बांट सकते हैं। अब आपने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, जंतुओं को उनके गति के आधार पर बांट सकते हैं। अनेक जंतु उनकी आकृति, आकार, संरचना एवं रंग और अन्य विशेषताओं के एक दूसरे के भिन्न होते हैं। इनके आकार पर, इनकी जंतुओं की आकृति, उनके आकार, उनकी संरचना, उनके रंग रूप के आधार पर भी हम उनको क्या समूह बना सकते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं में समूह बनाना उनकी विविधताओं को समझने में महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं तो उनको एक एक करके पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक तरह के दिखने वाले जीव जंतु और उनके विशेषताओं के, जिनकी विशेषताएं एक ही तरीके की होती है, उनका हम एक अलग समूह बना देते हैं। तो इस तरीके से हम भिन्न भिन्न जंतुओं के समूह बना देते हैं, और इससे क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक से परिचय। तो ये वैज्ञानिक से परिचय, ये महत्वपूर्ण बोर्ड है, आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा ही आएगा। जानकी अम्माल। अब जानकी अम्माल क्या है, 1897 से लेकर 1984 में एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। आपको अब पूछा जा सकता है कि जो जानकी अम्माल थी वो क्या कौन थी। तो जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी, ठीक है ना। पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी, वो पर्यावरण के कार्यों को ही करती थी, उनके प्रति वो समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता किया है। उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके समृद्धि के लिए, उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जानकी अम्मल ने कौन सा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो आप क्या बताएंगे, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। किसमें हिस्सा लिया था, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। किसने, जानकी अम्मल जी ने। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत के पौधों की विविधताओं का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम भी शुरू किया था, ठीक है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं जिन्होंने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, अपने आप को समर्पित कर दिया, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन भी इन्होंने किया था। और एक ये क्या है, वनस्पति शास्त्री भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। अब इसके एक स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पर, इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। यह केरल में पलक्कड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। ये क्या है, एक रियल स्टोरी है। ये क्या है, रियल स्टोरी कि कौन से स्टेट की, केरल राज्य में एक जगह है, कौन सी जगह है, पालक्कड़ जनपद के लिए एक जंगल की वास्तविक कहानी है यह अछूते संसद आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। ये क्या करती है, वहाँ की आर्द्र सदाबहार जंगल जो कि समृद्ध जैव विविधता का आपका पता है, मतलब कि एक ही स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको हम क्या है, जैव विविधता वाला क्षेत्र कह देते हैं। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष जो है वो कुचिपुड़ी नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी किया गया था।
ये क्या है, यहाँ पर एक बांध बनने वाला था जो हमारे कुचिपुड़ी नदी के समर्पित, जो कुचिपुड़ी नदी है उस पे समर्पित एक जल विद्युत बांध बनने वाला था और उसी के प्रस्ताव में इस जंगल को काटा जाना था। तो इसके विरोध में जो है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो है जानकी अम्मल ने इन्हें क्या किया है, जानकी अम्मल ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस आंदोलन में। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादन को पत्र, समाचार पत्रों में लेखन, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया और इस प्रकार यह आंदोलन जो है साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। तो जैसे कि आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर हसदेव जंगल है, यहाँ पे भी क्या किया गया था, यहाँ के लोग उसमें माइनिंग करने वाले थे, कोयला का खदान वहाँ पे निकल रहा है, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्या कर रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने प्रयास किए कि उस जगह को, उन जंगलों को काटने से बचाया जा सके, क्योंकि उस जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। तो अगर हम जंगलों को काटते जाएंगे तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आखिरकार फिर हम क्या करेंगे, वो जहाँ हम रहते हैं गाँवों की तरफ बढ़ेंगे, शहरों की तरफ बढ़ने लगेंगे। फिर हम मनुष्य क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे रहने वाले एरिया में भी जंगली जानवर घुस गए, फिर वो लोगों पर क्या है आक्रमण कर रहे हैं। तो वो जानवर हैं वो तो बहुत मासूम होते हैं, लेकिन हम जैसे इंसान उनका क्या कर देते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनके घरों को उजाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है बेघर हो जाते हैं, उनके खाने पीने का भी साधन नहीं होता है। तो इसीलिए वो क्या है गाँवों की तरफ बढ़ते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु, अब भिन्न भिन्न परिवेश में, वातावरण में रहने वाले भिन्न भिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में देखते हैं। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। आपने तालिका में भी देखा है कि जीव जंतु की गति को भी भिन्न अंकित किया गया था। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल, जो जीव जंतु होते हैं उनका परिवेश किस प्रकार से है इस पर ही उनकी गति निर्भर करती है। उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। अगर उदाहरण करें तो हम मछली और बकरी को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। मछली जल में रहती है और जल में ही गति करने के लिए इनके पास धारा रेखी यानी कि स्ट्रीमलाइन शरीर और पंख होती हैं। जो मछलियाँ होती हैं वो क्या है, वो पानी में रहती हैं, तो पानी में रहने के परिवेश के लिए उनको क्या है, उसको उनकी उसी प्रकार से उनकी गति होती है। तो वो किस तरह से, उनके पास धारा रेखी यानी कि स्ट्रीमलाइन शरीर और पंख होते हैं, जिनकी सहायता से वो पानी में तैरते हैं और पानी में गति करते हैं। और बकरी घास, जो बकरी होती है बकरी घास वाले क्षेत्रों में रहती हैं, वो समतल मैदानों वाले एरिया में रहते हैं, तो वो अपने टांगों की सहायता से चलती हैं। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। उनके जो परिवेश होते हैं, वो जिस जगह में रहते हैं उनके आधार पर ही उनके शरीर की संरचना और उनके चलने के जो शारीरिक अंग होते हैं वो उस पर ही निर्भर करते हैं। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। ये उनके पंख है तो पंखों की सहायता से वो पानी में तैरती है। ये जो बकरी है वो समतल एरिया में रहती है, मैदानी एरिया में, तो ये अपने टांगों की सहायता से भूमि पर चलती हैं। आइए तुलना करें, विश्लेषण करते हैं। अब तालिका 2.6 को देखिए। श्याम पट पर उन्हें जैसे एक तालिका बनाइए। अब श्याम पट पर हमें क्या है, उसकी जैसे ही एक तालिका बनाना है। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा हो अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आमतौर पर उदाहरण भी जोड़ सकते हैं, आप अपने से भी कुछ उदाहरण जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसको हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो यानी मरुस्थल यानी कि रेगिस्तानी एरिया में रहने वाले जीव जंतु, ऊँट। आपने देखा है कि जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान में रहते हैं कि नहीं, तो रेगिस्तान में रहते हैं तो उनका, और साथ ही साथ मकड़ी भी होती है रेगिस्तान में रहने वाली, और छिपकली भी रेगिस्तान में रहती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले क्या, देवदार का वृक्ष, एक वृक्ष होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, देवदार का वृक्ष, जो कि कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। चीड़ का वृक्ष भी पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। पाइन, ये भी एक क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला वृक्ष है। साथ ही साथ महासागर, अब महासागरों में मछलियाँ रहती हैं, ऑक्टोपस रहती हैं, डॉल्फिन रहती हैं, ब्लू व्हेल मछली रहती हैं। जंगलों में कौन रहता है, जंगल में शेर, हिरण, जेब्रा, भालू, ये सारे जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं।
अब यहाँ पर अन्य में आप अपने आसपास रहने वाले जीव जंतु को देख सकते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं। तो आपने देखा है भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले ये भिन्न भिन्न जीव जंतु हैं। भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध आपके क्या आप अवलोकन करते हैं? आपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। अब हमें अपने अवलोकन जो हमने अपने आसपास देखा है जीव जंतु, उनको क्या करना है? अपने सहपाठियों यानी कि अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है। तालिका 2.6 में आपने देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। हाँ, बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लेह लद्दाख में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर पर क्या है? बहुत घने बाल होते हैं, जो बाल उनको क्या है? वहाँ के ठंडी और सर्दियों से बचाते हैं। और हमारे एरिया में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर पर उतने ज़्यादा घने बाल नहीं होते हैं, आपने देखा है। तो उनके वास स्थान के हिसाब से उनका जो शरीर है, उनकी संरचना है, उनकी जो बनावट है, वो बदल जाती हैं। ठीक है ना। चलो देखो, मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे, ये जो रेगिस्तानी एरिया में जो कटीले वाले पौधे लाते हैं, जिसे हम नागफनी या तो कैक्टस का पौधा भी बोल देते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? ये जो है वो राजस्थानी यानी कि मरुस्थली एरिया में, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर रहने वाले ये क्या होते हैं? पौधे होते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधे देखे थे। तो आपको ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कि राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी यानी कि कैक्टस के पौधे होते हैं। यह पौधों को देखा था। अब माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमाचली क्षेत्र में देवदार के पौधे, तो अगर आपके परीक्षा में आ गया कि जो देवदार का पौधा है वो कौन सी जगह में रहता है, तो वो हिमालयी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं। वृक्षों को देखा था और साथ ही उसने यह भी बताया था कि ये वृक्ष शंकुआकार होते हैं। जैसे देखो, शंकु के आकार का है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री कैसा होता है? ये शंकु के आधार का होता है ना, कोण के आधार के, इस तरह से वैसे ही देखने को मिलते हैं। और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। इनकी जो शाखाएं हैं ना, वो लचीली और झुकी होती है। झुकी क्यों होती है? क्योंकि जो बर्फीली इलाका होता है वहाँ पर बारिश होती है, वो वहाँ पर क्या है? बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होती है, बर्फ़ की बारिश होती है। तो बर्फ़ जो है वो इन पत्तियों पे, इनकी शाखाओं पे से फिसल कर नीचे गिर जाए, इसीलिए इनकी जो तने होती हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं, वो झुकी होती हैं, शंकुआकार होती हैं। समझ गए? चलिए, यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला है देवदार, और एक जो है वो मरुस्थल के क्षेत्र में पाया जाने वाला नागफनी का पौधा है। पता लगाने के ऐसा क्यों है? अब हम पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों है? देखो, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। आपको पता है कि जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है। जो कि शुष्क मरुस्थल, दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात्रि के समय में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी के परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। अगर आप देखिए, ऐसे जीव जंतु जो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, वो दिन के समय, क्योंकि वहाँ पर कड़ाके की धूप पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस गर्मी को बर्दाश्त कर सके, और रात्रि के समय वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो ठंडी को भी बर्दाश्त कर सके, ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ पर रह सकते हैं। अगर ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु जो इन परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? वहाँ पर मर जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए भिन्न भिन्न जगहों का जो भिन्न भिन्न क्षेत्र की जैव विविधता भी भिन्न भिन्न होती है, और वहाँ के पेड़ पौधे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आपको इन क्षेत्रों के ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन और के समय, ये तो आपने पढ़ लिया है। अब देखिए, जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी वाली परिस्थितियों को भी सह सकते हैं। अब मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में मांसल तने और जल को संग्रह कर सकते हैं। जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी जो पौधे की जो तने होती है वो बहुत ही मोटी होती है, यानी कि मांसल होती है, और जो पानी को संग्रह करके रखता है, यानी कि पानी को स्टोर करके रखता है, और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने की पौधों की उसमें क्या है? सहायता करती हैं।
ये जो है मोंटी मासल जो होती है वो पौधों को जो है क्या गर्म परिस्थितियों को सहन करने की सहायता प्रदान करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे। बहुत ही ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। हिमपात यानी कि जो है बर्फ़ की बारिश होती है, स्नोफॉल जिसको बोलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है जो उन पर बर्फ़ टिकती नहीं है, बिल्कुल आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्ष की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। तो इसीलिए देखो, अगर वहाँ पर कोई ऐसी उनकी पत्तियाँ, उनकी जो शाखाएं ऐसी हों जो नीचे की तरफ ना झुकी हों, जो शंक्वाकार ना हो, तो क्या होगा, अगर शंक्वाकार नहीं है तो वहाँ पर बर्फबारी होगी और उनकी जो पत्तियाँ हैं उसमें बर्फ़ जम जाएंगी। इससे जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो टूट जाएंगे, उनकी पत्तियाँ टूट टूट के नीचे गिर जाएंगी। तो इसीलिए वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हिमपात बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है। इसीलिए वहाँ की जो पेड़ पौधे होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं, उनकी जो वो शाखाएँ होती हैं वो नीचे झुकी हुई होती हैं, ताकि आसानी से उनमें जो बर्फ़ है, वो पानी है, वो फिसल जाए और नीचे की तरफ गिर जाए। चलिए, विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है, ये तो अभी आपने देख ही लिया है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल में ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट। अब देखो, ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो मरुस्थलीय ऊंट होते हैं और एक लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंट। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाया गया है। ये वाला जो है ये गर्मी यानी कि राजस्थान में मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंट है, और ये जो है लेह लद्दाख जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर पाए जाने वाले ऊंट है। तो आपको इनमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? सबसे पहले देखिए, इस ऊंट में ये इनके शरीर पर ज़्यादा आपको बाल यानी कि फर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस ऊंट के शरीर में देखो कितना घना बाल है, बड़े बड़े बाल आपको देखने को मिल रहा है। ये बाल ही उनको क्या करते हैं, ठंडी से बचाती हैं। उनकी त्वचा में क्या है, वसा जमी होती है, जिससे ठंडी से वो बचाती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो ऊँट है मरुस्थल में जो रहने वाले हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो राजस्थानी एरिया में रहते हैं, वहाँ ऊँट के जो टांगे होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, लंबी लंबी टांगे होती हैं। यहाँ पर जो ऊँट होते हैं, जो लेह लद्दाख में पाए जाने वाले ऊँट होते हैं, इनकी जो टांगे हैं वो देखो बहुत छोटी छोटी आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गर्म मरुस्थल में ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिन पे चौड़े खुर होते हैं। देखो, ये महत्वपूर्ण लाइन है। गर्म मरुस्थल में ऊँटों के पैर कैसे होते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी पैरें होती हैं और जिनके चौड़े खुर होते हैं। ये जो खुर होते हैं वो चौड़ी होती है। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करती हैं। जो ये ऊँट के लंबे जो पैर होते हैं और चौड़े खुर होते हैं वो क्या करती हैं, रेगिस्तान में रेतीले मरुस्थल में धंसने से उसे बचाती हैं। और दूसरी ओर ये जो ठंडे मरुस्थल होती हैं तो उनकी जो ठंडे मरुस्थल में ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है चित्र में। ये छोटे पैर और उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बना देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होती हैं। आपको पता है मरुस्थल की परिस्थितियों में भोजन जो है, खाना पीना आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन पानी को संचित कर लेता है। जो ऊँट होते हैं उनकी जो कुबड़ होती है, देखो यहाँ पर ये ऊँट है, इनकी जो यहाँ पे कुबड़ होती है इसमें ये क्या करती है, भोजन और खाना और पानी को संचित कर लेती हैं। गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबड़ होती है। अब आपको ये महत्वपूर्ण लाइन है, ये याद रखना है। जो गर्म इलाके में रहने वाले ऊँट होते हैं वो क्या है, एक ही कुबड़ होते हैं ऊँटों में, लेकिन जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायता करती हैं। इन ऊँटों में खाना पानी को वो स्टोर करके रखते हैं और जब खाने की ज़रूरत हो तो यहाँ कुबड़ से वो निकाल लेते हैं। अब ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में दो कुबड़ होते हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर, गर्म मरुस्थल में एक कुबड़, ठंडे मरुस्थल में ऊँटों में दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थलों में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता। जो ठंडी इलाके होती है वहाँ पर ज़्यादा भोजन पानी खाना पीना उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए वो अपने दोनों कुबड़ों में खाना और पानी को संग्रहित करके रख लेते हैं और उस समय उन्हें कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है।
उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं। सिर से लेकर कुबड़ तक, यहाँ देखो, सिर से लेकर लंबे कुबड़ तक लंबे लंबे आपको यहाँ पर बाल देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पर 2 कुबड़ भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कुबड़ है। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। गर्दन में देख निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम को उसे जीवित रखने में सहायता करते हैं। अब मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायता कर सकती है? तो अभी आपने देखा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कुबड़ है जो कि सहायता कर सकती है, जिसमें खाना और पानी वो स्टोर करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं। अभी आपने देखा है कि कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया है। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है कि जो रेगिस्तान में रहने वाले ऊँट होते हैं वो कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन करते हैं और उनका गोबर भी सूखा सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा पानी का त्याग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा पानी उनके शरीर से निकल जाए तो पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि रेगिस्तानी वाले इलाके में तो ज़्यादा पानी होता नहीं है। तो पानी से बचने के लिए वो मूत्र का विसर्जन भी बहुत कम करते हैं, उनके शरीर से पसीना भी नहीं निकलता है और गोबर भी सूखा सूखा ही होता है। ठीक है ना। इसीलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह लेते हैं। अब देखते हैं माया ने क्या बता रही है। माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखा खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांश, यानी कि जिसे हम रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं, के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है। बुरांश एक क्या है? पेड़ है जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये बुरांश एक वृक्ष है जिनकी ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। बुरांश की जो पेड़ होती है उनकी ऊंचाई कम होती है और उनके जो पत्ते होते हैं वो भी छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों में तेज हवाएं चलती हैं तो उन तेज हवाओं से उनकी पत्तियाँ झड़ ना जाए, इसलिए वो जीवित रहने के लिए क्या करती है, उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। ठीक है ना। और सिक्किम में रहने वाली पेमा ने बताया कि उसके पास के पहाड़ों में बुरांश के लंबे पौधे होते हैं। अब सिक्किम वाले एरिया में तो बुरांश के पौधे बहुत लंबे लंबे होते हैं। और आपने देखा कि नीलगिरी में रहने वाले माया ने बताया कि वहाँ पर बुरांश के पौधे जो हैं वो कम ऊंचाई के होते हैं। तो एक ही पेड़ है जो कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में उनकी ऊंचाई, उनकी पेड़ पौधों के आकार, उनकी विशेषताएं बदल जाती हैं। इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधों में उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भिन्न भिन्न विशेषताओं को वो प्रदर्शित करती हैं। समझ रहे हो ना। सागर अपने सहपाठियों से बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में गया था। वहां पर उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। समुद्र में उन्होंने क्या देखा? विशाल बहुत बड़ी व्हेल मछली और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धरोहर जो मछलियाँ होती हैं उनकी जो धारा रेखी शरीर होती है उन्हें जल में तैरने में सहायता करती हैं। ठीक है। हमने सीखा था कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुएं जो है अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो है पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है और उन्हें अनुकूल कहा जाता है। अनुकूलन क्या होता है? मतलब एक विशेष क्षेत्र में रहने के लिए आपको वहाँ जीवित रहने के लिए वहाँ पर रहने वाले भिन्न भिन्न विशेषताएं, जिस प्रकार की आपको वहाँ पर रहने की लिए विशेषता चाहिए, उन विशेषताओं को आपको अनुकूल करना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही आपको रहना है। जैसे कि अगर आप देखें लेह लद्दाख बहुत ही ठंडा वाला प्रदेश है, तो वहाँ पर हमारे एरिया के अगर गाय भेड़ बकरियों को आप वहाँ पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके शरीर पर ज़्यादा बाल नहीं होते हैं, घने बाल, बड़े बड़े बाल नहीं होते। लेकिन अभी आपने देखा लेह लद्दाख में पाए जाने वाले जो ऊँट हैं उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। वही बाल क्या करते हैं? उनको ठंडी से, वहाँ की जो लेह लद्दाख में कड़ाके की ठंडी पड़ती है उनको वहाँ से ठंडी से बचाने का काम करता है। तो ये वहाँ के जानवरों के लिए अनुकूलन का काम करता है।
समझ रहे हो। तो ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए भी सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उसे ही हम अनुकूलन कह देते हैं। ठीक है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहते हैं। आवास क्या होता है? जिस स्थान पर जो जीव जंतु रहते हैं उसे उसका आवास कह देते हैं। अब आवास भी देखो, यहाँ पर उदाहरण के लिए समुद्र कछुओं का आवास है समुद्र या महासागर है। जो समुद्री कछुओं का आवास क्या है? समुद्र हो सकता है या तो महासागर हो सकता है। ऊंट का आवास या तो गर्म और ठंडा मरुस्थल हो सकता है। बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है। पौधे और जीव जंतुओं का आवास जिस स्थान पर वे रहते हैं उसी ही उसका आवास कह देते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आवास भी कैसा हो सकता है? एक होता है जलीय आवास, स्थलीय आवास। इस प्रकार की आवास आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ये वैज्ञानिकों से परिचय। यहाँ पर एक वैज्ञानिक है सलीम अली। सलीम अली को हम बर्डमैन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये पक्षियों की विविधताओं का अवलोकन करते हैं। पूरे भारत की यात्रा की उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनकी यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधताओं वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों को संरक्षण के उपाय किए। जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है और रंगथिट पक्षी अभ्यारण्य और मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में उदाहरण हैं जहां पर पक्षियों को संरक्षित किया गया है। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीपों में पक्षियों का 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी जो है हमारे सलीम अली भारत का पक्षी पुरुष यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पक्षियों को संरक्षण किया, पक्षियों के आवास दिए उन्हें रहने के लिए, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है ना, उनका योगदान रहा है, इसीलिए 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? तो सलीम अली को भारत का पक्षी पुरुष यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इन्हें जो है पद्म विभूषण कब मिला? तो 1976 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और इन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और जो है रंगाथिट पक्षी अभ्यारण्य जैसे अभ्यारण्यों में जो है पक्षियों का संरक्षण किया, वहाँ पर पक्षियों की देखरेख की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं का आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो ये है जो थल पर रहने यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं हम उनके आधार पर, एक तो वो जो जल में रहते हैं उनके आधार पर समूह बना सकते हैं। तो थल यानी कि ज़मीन, थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को हम थलीय आवास यानी कि स्थलीय आवास भी कह सकते हैं। जो स्थल में रहते हैं, जो ज़मीन में रहते हैं, ऐसे जीव जंतु जो ज़मीन में रहते हैं उनका आवास क्या होगा? स्थलीय आवास हो गया। तो घास मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ ये उदाहरण हो गए। अब जलीय आवास, जल में रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को हम जलीय आवास कह देते हैं। जैसे तालाब, झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास ये हो गए, ये महत्वपूर्ण है। तो आवास के 2 प्रकार होते हैं। आवास को कितने भागों में बांटा गया था? आवास को अगर हम देखें तो 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक हो गया है थली यानी कि स्थलीय आवास और एक होता है जलीय आवास। स्थलीय आवास ऐसे जहाँ पर जो है स्थल में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। जलीय आवास जहाँ पर जल में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है ना। तो आवास के बारे में पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, ये बता दीजिएगा। और एक और होता है उभय। अब एक तीसरा भी होता है, उसका नाम क्या है? उभयचर। ये क्या है? उभयचर। अब उभयचर क्या होता है? कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि स्थल में भी रह लेते हैं और जो जल में भी रह लेते हैं, उसको हम उभयचर जीव या उभयचर पौधे बोल देते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो मेंढक, यहाँ पर आपको बताया गया है मेंढक के बारे में। किसके बारे में?
मेंढक। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु कह देते हैं। तो कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो जल के साथ साथ थल यानी कि जमीन में भी रहते हैं, उन्हें हम उभयचर कह देते हैं। यदि किसी पौधे या जंतुओं का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? आप सोचिए, आप जिस जगह में रहते हैं अगर वो जगह नष्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपका आवास, आपके रहने का स्थान आपसे क्या होगा? बिछड़ जाएगा। यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? अगर खाना पानी ना मिले तो वो जीव तो क्या है? मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मछली, क्योंकि मछली का जो आवास है वो क्या है? जल। तो जल के बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकती, क्योंकि वही तो उसका आवास है। तो अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पक्षियों, पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे जंतुओं के बारे में जाने। जिन्हें बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब उनका आवास नष्ट हो जाता है। पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की भी हानि होती है। देखो, अगर हम अपने दादा दादी और अपने मम्मी पापा से अगर ये जाके पूछें कि आपने अपने समय में अपने आसपास में ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे जो आज के समय में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत सारे पशु पक्षी और जीव जंतुओं के नाम बता सकते हैं। हमने क्या किया? उनके आवास को नष्ट कर दिया है, उनके घरों को हमने उजाड़ दिया है, इसीलिए अब वो क्या है? वो लुप्त हो गए हैं, वो धीरे धीरे उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखते हैं। भारत में बंगाल में बाघ रहता था, बंगाल टाइगर जिसे बोलते हैं। चीता और गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई है। उनकी आवासीय क्षति के कारण वो घट गए हैं। जैसे यहाँ पर देखें, बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हम मनुष्य की गतिविधियों के कारण उनके आवास को नष्ट करने की वजह से अब इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम रह गई है। तो इन्हें हम क्या करते हैं? भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन्हें परियोजनाएं आरंभ की है। बंगाल टाइगर की घटती हुई संख्याओं को संरक्षण के लिए 1973, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1973 में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से सन में आया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। इनका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के जो घटती हुई संख्या है उनको देखते हुए उनके संरक्षण के लिए ये बाघ परियोजना लाई गई थी। ठीक है ना? चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना लाई गई थी। तो चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना लाई गई। चीता जो है वो रिइंट्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रारंभ की गई थी। और इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गोंडवाना के आवासों को संरक्षित करने के लिए उन्हें क्या संरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था, ताकि अब ऐसे जगहों में मानवीय गतिविधियों को कम किया जा सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह है परंपरागत रूप से संरक्षित वन। पवित्र उपवन यानी कि क्या है? सेक्रेट ग्रोव्स। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे इसमें समेत विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं का ये घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इनका जो संरक्षण है वो वहाँ के आसपास रहने वाले जो लोकल लोग होते हैं इनका संरक्षण करते हैं। और यहाँ किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुँचाई जाती है, पेड़ों को नहीं काटा जाता है, उनको क्षति नहीं पहुँचाई जाती है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्रों में पवित्र उपवन के विषय में पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास के एरिया में ऐसा कौन सा पवित्र उपवन है जहां उनको अपने आसपास में रहने वाले लोग उसका संरक्षण करते हैं, उसका बचाव करते हैं। तो आप अपने घरों के आसपास के ऐसे एरिया के बारे में आप पता लगा सकते हैं। और
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे और जंतु बचे रहें और फलते फूलते रहें। चलिए, ये पाठ आपका ख़त्म हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण पाठ था जो कि हमने अभी समाप्त कर दिया है। तो इस पाठ को पढ़कर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चीज़ों से बहुत ही आनंद आया होगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल जाए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे इस YouTube चैनल में बने रहें। थैंक यू सो मच।